मैं विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग अब तक कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला अध्याय कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश में पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ और एप्सिलॉन जीरो यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और विमा। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 के नाम से सेव है, यानी कि पार्ट 4 के नाम से सेव है। यह वीडियो पार्ट 5 होगा। इसमें हम कूलाम के नियम और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और विमा से आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे उन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके उन 4 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है फिजिक्स को। और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अर्जुन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगला हेडिंग रहेगा एक कूलाम। हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम, तो अगला हेडिंग डालिए एक कूलाम। एक कूलाम क्या होता है यह पहले समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए एक कूलाम। एक कूलाम, एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी? जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कूलाम के नियम में पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हम लोगों ने इसको कूलाम के नियम से पढ़ लिया है। अब हम इसी की मदद से एक कूलाम की परिभाषा ज्ञात करेंगे। तो यदि हम मान लेंगे कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम, और R बराबर 1 मीटर, 1 मीटर। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम और R बराबर 1 मीटर होगा तो इसका मान हमें पहले से मालूम है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा, इसका मान मालूम है 9 × 10⁹, और इनका मान हम रखेंगे 1 × 1/1, तो हमें मिल जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इससे एक परिभाषा निकल कर आएगी, क्या होगी कि यदि, समझ लीजिए पहले, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1, यानी कि यदि Q1 और Q2 का मान 1 हो और R का मान 1 हो, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 हो और दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम हो, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि उस पर लगने वाला जो बल होगा 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। तो उन आवेशों की अलग अलग मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी एक कूलाम की? यदि किन्हीं 2 आवेशों को, यानी कि यदि Q1 और Q2 का मान 1 हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उन पर लगने वाला बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का हो, तो उन आवेशों की अलग अलग मात्रा 1 कूलाम कहलाएगी। तो इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, पहले सुन लीजिए कि
किन्हीं दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु एक दो बिंदु, यानी कि ये Q1 ये Q2, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, और उस पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि इन दोनों पर लगने वाला वैद्युत बल 9 गुणे 10⁹ न्यूटन का हो वैद्युत बल का मान। यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके दिखा दिए हैं। यदि Q1 और Q2 का मान 1 होगा और उनके बीच की दूरी 1 मीटर होगी तो लगने वाला वैद्युत बल का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन का होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यह बड़ी बात है। तो इसको सेंटेंस बनाकर लिखेंगे इस प्रकार कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और उस पर लगने वाला वैद्युत बल का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन का हो तो उन आवेशों की अलग अलग मात्रा 1 कूलम कहलाएगी। यहाँ पर हम 1 कूलम माने हैं तभी ये 9 गुणे 10⁹ न्यूटन का है। तो इसकी परिभाषा आप लिखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और उन पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, उन पर लगने वाले वैद्युत बल का मान 9 गुणे 10⁹ 9 गुणे 10⁹ न्यूटन हो, उन पर लगने वाले वैद्युत बल का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन हो तो उन आवेशों की अलग अलग मात्रा 1 कूलम कहलाती है। उन आवेशों की अलग अलग मात्रा 1 कूलम कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको 1 कूलम पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। आप इसको भी अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ। तो इससे अगला हेडिंग है अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश से संबंधित अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम डालेंगे अगला हेडिंग अगला हेडिंग डालिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। मान लीजिए यह कोई एक निकाय है, यह एक निकाय है। निकाय का मतलब कोई वस्तु है माना, और ये मान लिया कि एक निकाय है और इस पर अलग अलग आवेश है Q1 Q2 Q3 आवेशों से मिलकर बना है, अलग अलग आवेशों से डॉट डॉट। तो मान लीजिए कि यह कोई एक निकाय है और यह अलग अलग आवेशों से मिलकर बना है। अब हम ये अगर इस पर ज्ञात करेंगे कि इस पर वैद्युत बल का मान क्या होगा, वैद्युत बल का मान क्या होगा। तो यानी कि माना कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट, और उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या होगा। तो इस पर लगने वाले पूरे निकाय पर लगने वाले वैद्युत बल का मान सभी आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल के मानों के योग के सदिश योग के F1 3 प्लस F1 2 4 प्लस डॉट 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 डॉट
F1 n के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इसको एक बार समझ लीजिए, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उस निकाय पर लगने वाले वैद्युत बल का मान सभी आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल के मानों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप हेडिंग डालकर लिखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उस निकाय पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, उस निकाय पर लगने वाले वैद्युत बल का मान सभी आवेशों पर उपस्थित वैद्युत बलों के मानों के योग के बराबर होता है। उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के वैद्युत बलों के मानों के योग के बराबर होता है। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1 n, यानी कि F1 का मान क्या होगा, F1 यानी F1 का क्या मतलब है, F1 बराबर क्या होगा, F12 F13 F14 प्लस डॉट 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 डॉट। F2 का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख लेंगे, सभी आवेशों पर उपस्थित बलों के अलग अलग योग के बराबर होता है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn, यानी कि मान लीजिए इस पर लगने वाला बल F1, इस पर लगने वाला बल F2, इस पर लगने वाला बल F3 है और डॉट 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 है, मतलब कि अनेक इस पर आवेश उपस्थित है। तो हम लोगों ने परिभाषा में यह लिखा है कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो और उस पर अलग अलग आवेश हो तो उस निकाय पर लगने वाला बल सभी आवेशों पर उपस्थित बलों के अलग अलग योग के बराबर होता है। तो अर्थात लिखेंगे F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट Fn। F1 का मतलब F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट डॉट डॉट। F2 का मतलब होगा F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस F25 प्लस डॉट 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 डॉट। F3 इसी प्रकार F3 का मतलब हो जाएगा F31 प्लस F32 प्लस F33 नहीं होगा F34 प्लस F35 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार होगा, यानी कि F1 होगा तो उसमें 1 1 नहीं आएगा, F2 होगा तो उसमें 2 2 नहीं आएगा, F3 होगा तो उसमें 3 3 नहीं आएगा, F4 होगा तो उसमें 4 4 नहीं आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। यह बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा। इसके बेस यदि क्वेश्चन भी देगा तो डायरेक्ट इनका मान दे देगा और पूछ देगा कि उस निकाय पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आप डायरेक्ट उसको आपस में जोड़ देंगे तो उस निकाय पर लगने वाले बल का मान पता चल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप इन सभी को नोट कर लीजिए।
तो चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो अगला हेडिंग इसे है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल सॉरी। तो अगला हेडिंग डालिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर। आप भी हेडिंग डाल लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर। तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर अगला हेडिंग है, आप भी डाल लीजिए अगला हेडिंग और इसमें लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में निम्न अंतर है। पहला अंतर होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको डालिए पॉइंट पहला। गुरुत्वाकर्षण बल पहला होता है, समझ लीजिए पहले एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और यहाँ पर G एक नियतांक है, इसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और एफ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल यानी कि वैद्युत बल। इसकी फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ चाहे तो के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यह एक नियतांक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हम जानते हैं पहले से। तो इसमें क्या अंतर है इसको पहले समझ लेते हैं। तो पहले इसमें पहला अंतर है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह से कूलम के नियम में समझाया है कि आवेश कभी प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह हमने समझ चुका है। तो आप पहला पॉइंट लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। जबकि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। हमें उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। पहले आप गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर लिख लीजिए, उसके बाद इन फार्मूला को लिख लीजिए और उसके बाद पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। यदि आपको लिखने में कहीं भी कठिनाई हो रही हो तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको हम रुक कर लिखवाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और अधिक से अधिक हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
आप थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो को रोककर और परिभाषा को जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। वैसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके बोल दे ही रहे हैं, तो आप थोड़ा फास्ट लिखिए क्योंकि आप इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए। इसका दूसरा पॉइंट होगा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल। पहले गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल कि दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल कि दो पिंडों के बीच की तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर, मान लीजिए कोई दो पिंड है, ये मान लीजिए ये है, ये भी है, इसके बीच कुछ भी माध्यम होगा, कोई भी माध्यम होगा, चाहे हवा होगा, चाहे जल होगा, चाहे कुछ भी हम रख देंगे, कोई भी माध्यम, तो उस पर निर्भर नहीं करता है। जबकि वैद्युत बल किन दो पिंडों के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर हवा होगा, इन दो पिंडों के बीच की दूरी, मतलब दो पिंडों के बीच में यदि हवा होगा, हवा या पानी होगा, तो वैद्युत बल का यह सूत्र होता है F बराबर 1/4 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है हवा और पानी के लिए इसका मान 1 होता है, और अन्य माध्यम होगा तो उसका मान K का मान 1 से अधिक होगा। तो इसलिए यह वैद्युत बल किन दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि यह G है जो यह दो पिंडों के बीच के माध्यम पर नहीं निर्भर करता है, यह एक फिक्स वैल्यू है। तो दूसरा नंबर लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि वैद्युत बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के मिस्टेक हो गया थोड़ा। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लिखिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे पॉइंट में, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि वैद्युत बल किन्हीं दो पिंडों के बीच के माध्यम से पर निर्भर करता है। हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखिए। इसका तीसरा पॉइंट क्या आता है, पहले सुन लीजिए इसको, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसका तीसरा पॉइंट होगा कि वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल का मान वैद्युत बल के मान से कम होता है। यानी वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है। अर्थात यदि समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि दोनों प्रोटॉन होंगे, यानी कि दोनों धनात्मक होंगे, प्रोटॉन का मतलब धनात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक, यदि दोनों धनात्मक होंगे तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻36 गुना अधिक होगा। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻36 गुना अधिक होगा। और यदि यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक, यानी कि जब दो आवेश यानी समान प्रकार के जब आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10/36 गुना अधिक होगा। यदि एक धनात्मक होगा
और एक ऋणात्मक, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 पर 43 गुना अधिक होगा, 10 पर 43 गुना अधिक होगा। तो अगला पॉइंट आप लिखिए, अगला पॉइंट होगा वैद्युत बल का मान लिखिए आप, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है यदि समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, तब वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से, यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 पर 36 गुना अधिक होगा। और यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 पर 43 गुना अधिक होगा, 10 पर 43 गुना अधिक होगा। एक बार और इसको सुन लीजिए, जिससे आपको यह पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यदि यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से बहुत अधिक होता है। वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 पर 36 गुना अधिक होगा। यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 पर 43 गुना अधिक होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो आप वीडियो को रोक कर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर 3 पॉइंट है, इसमें तीनों पॉइंट लिख लीजिए। यह कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है यह गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में अंतर। तो आप इन दोनों फार्मूले को पहले नोट कर लीजिए। और जी का मान और यह के का मान होता है, हम कल आपको बताए ही थे, इसको के से डिनोट किए थे। आप यदि मेरे इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, और वहां से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है, इसमें वैद्युत बल की दिशा। अगला हेडिंग डालिए, वैद्युत बल की दिशा। इस अध्याय में हम, यह थोड़ा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद सभी छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिससे आप घबराइएगा मत कि ये कितना बड़ा और कितना इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। और हाँ, कभी विज्ञान रटा नहीं जाता है, वरन समझा जाता है। यदि आप एक बार समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। कभी रटने का प्रयास मत कीजिएगा, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखिए, वैद्युत बल की दिशा। वैद्युत बल की दिशा। वैद्युत बल की दिशा क्या होगी? मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, या कोई बिंदु S1 है,
यह कोई बिंदु आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। तो इस पर वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, यही हमको इस हेडिंग के माध्यम में लिखना है। तो अब हमारा हेडिंग है वैद्युत बल की दिशा। तो वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, समझिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होगा। यानी कि ये इसी रेखा पर होगा, लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल इसी रेखा पर होगा। अर्थात कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि वैद्युत बल कहाँ पर होगा। अब इसकी दिशा किधर होगी, तो यदि समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, तो वैद्युत बल का मान बाहर की तरफ होगा। यानी कि वैद्युत बल यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, यह क्यों बाहर जा रहा है, इसका मतलब कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित करेंगे तो वैद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ होगी। यदि एक धन हो या ऋण हो, या यह एक ऋण हो या धन हो, यानी कि दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, तो वैद्युत बल की दिशा अंदर की ओर होगा। वैद्युत बल की दिशा अंदर की ओर, यानी कि आपस में दोनों आकर्षित करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम आपको इसे सेंटेंस कैसे लिखेंगे, सेंटेंस वाइज आपको लिखवा दे रहे हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो आप नोट कीजिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों को किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ, यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ, और यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान अंदर की तरफ होगा। यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान अंदर की तरफ होगा। एक बार और इसकी परिभाषा सुन लीजिए और अपना कहीं गलत किए होंगे तो उसको मिला लीजिएगा। तो एक बार और सुन लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको कैसे हम लिखेंगे वैद्युत बल की दिशा में। पूछ दिया कि वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, तो हम लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल का मान
यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो उन पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा बाहर की तरफ, और यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वैद्युत बल की दिशा अंदर की तरफ होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत बल की दिशा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, और वैद्युत क्षेत्र के बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम चलेंगे अगले अध्याय की तरफ। तो अब से कम 3 वीडियो और बनाना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भौतिक विज्ञान क्लियर हो रही है तो आप प्लीज़ इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे अर्जुन परिवार अधिक से अधिक मोटिवेट हो और आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट और अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। और आपसे हमने वादा किया था कि यदि अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक आप बनाएंगे तो हम 11-12 के हम खुद ही मैथ और फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे और उसकी भी क्लास लेकर आएंगे। तो आप यदि आपको यह सभी क्लियर हो रहा होगा तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।